शहर से दूर एक छोटा सा गांव जहां मिट्टी से बने घर थे। वहीं गांव के कोने में छोटा सा मिट्टी का घर होता है जिसमें रमेश और लज्जो रहते हैं। रमेश एक ईमानदार गरीब किसान होता है जो कि किसानी करता है और उससे ही अपना घर चलाता है। सुबह सुबह रमेश तैयार हो रहा होता है। अरे इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? खाना तो खा लीजिए। अरे आज खेत में ज़्यादा काम है। जल्दी जाऊंगा तो ज़्यादा खेती कर पाऊंगा ना। पैसे कम भी चलेंगे, पर अगर आप भूखे पेट घर से जाओगे तो मुझे बहुत दुख होगा। अरे लज्जो, मैं दिन में घर तो आऊंगा ही ना खाना खाने। इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है। आप नहीं समझते, पर मुझे दुख होता है। अरे आप मेरे पति हो, आप खेत में कितनी मेहनत करते हो। किसके लिए? परिवार के लिए ना। और मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। मेरा फर्ज है कि मैं आपका ध्यान रखूँ। इसलिए बस 2 मिनट दीजिए, मैं अचार और रोटी दे देती हूँ, आप खा लीजिए। अच्छा ठीक है। तुम्हें परेशान छोड़कर भी तो मैं नहीं जा सकता ना। लेकिन जल्दी लाओ। लज्जो इसी तरह अपने पति की पूरे मन से सेवा करती है। लज्जो श्रद्धालु, साफ मन और सजग किस्म की औरत होती है जिसका भगवान में बहुत विश्वास होता है। ऐसे ही अब दिन निकल रहे थे। गांव के बाजार में अब रौनक लगने लगती है। करवा चौथ का सामान बिकने लगता है। गांव की औरतें करवा चौथ की तैयारी करती हैं। अरे इस बार तो मैंने बनारसी साड़ी ली है दिन के लिए, और रात में रेशम की पहनने वाली हूँ। अरे वाह भैया, ये श्रृंगार का सामान दे दो। चूड़ियाँ, बिंदी, नया जोड़ा। अरे लज्जो, तू क्यों दूर खड़ी है? तुझे नहीं लेना क्या? करवा चौथ नज़दीक है। गांव में तो सब औरतें नए नए कपड़े, श्रृंगार का सामान ले रही हैं, पर मेरे पास तो बस एक फटा हुआ लाल दुपट्टा है। एक पुरानी साड़ी ही है। अरे छोड़ो ना लज्जो, कहाँ ये सब खरीद पाएगी? पैसे भी तो होने चाहिए ना ये सब लेने के लिए। गांव की औरतों की बात सुनकर लज्जो को काफी बुरा लगता है और वो घर आ जाती है। कोई बात नहीं, भगवान जानता है कि चांद की रोशनी के लिए भी मेरे मन में कितना प्रेम है। लज्जू का विश्वास भगवान में बहुत था। वही रमेश जब अपने खेत में काम कर रहा होता है तभी वहां कुछ लोग आते हैं। रमेश, ये तेरा खेत का छोटा सा टुकड़ा हमारे हक का है, समझा? इस जमीन को छोड़ दे। ये आप क्या कह रहे हो? अच्छा, तेरे पुरखों का है। देख, अभी तो हम प्यार से बोल रहे हैं, पर हमें मजबूर मत कर। अगर हमें गुस्सा आ गया ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जितनी जल्दी यहाँ से तुम निकल जाओ उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वरना हमें बहुत अच्छे से आता है अपनी जगह को खाली करवाना। और ये बात तो तुम्हें अच्छे से पता है। माफ़ करना, अगर ये आपकी जगह होती तो मैं कुछ नहीं कहता। आपके एक बार बोलने से ही चला जाता। पर ये आपकी जगह नहीं है, ये मेरा खेत है। और मैं अपनी रोज़ी रोटी की बहुत इज्जत करता हूँ। ऐसे ही मैं अपना हक किसी को नहीं लेने दे सकता। अच्छा चल ठीक है, तुझे अपना खेत नहीं देना है ना, तो चल कोई बात नहीं। हम नहीं ले रहे तेरी ज़मीन, पर अपनी पत्नी को भेज दे हमारी हवेली पर काम करने। लाला की बात सुनकर रमेश खून का घूंट पीकर चुप रह जाता है। अरे क्या हुआ है आपको? आज आप कुछ ज्यादा ही शांत लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। मुझे क्या होना है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कोई बात छुपा रहे हो। मैं तुमसे कोई बात क्यों छुपाने लगा? तुम भी ना कुछ ज़्यादा ही सोचती हो। सब कुछ ठीक है। देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ तो मुझसे ज़रूर छुपा रहे हो। पर मैं बस इतना ही कहूँगी कि अगर आपको कोई भी बात परेशान कर रही है तो मुझे बताओ। अपने मन में रखोगे तो वो आपको तकलीफ़ ही देगी जी। लज्जो, अगर कोई भी बात होती तो मैं ज़रूर बताता। ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। अच्छा आओ, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही है। तुम खाना खा लो। ऐसे कैसे भूख नहीं लग रही? खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। जब एक बार कह दिया कि भूख नहीं है, तो तुम बार बार एक ही बात क्यों बोले जा रही हो? मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खा लो। रमेश लज्जो को कुछ बता नहीं रहा था, लेकिन रमेश की उदासी और उसका डर लज्जो को सब समझ आ रहा होता है। रमेश की इस चुप्पी को लज्जो समझ जाती है। ये ऐसे ही परेशान नहीं होते हैं, जरूर कोई ना कोई बात इन्हें खाए जा रही है। इनकी आंखों में डर साफ दिख रहा है। लज्जो सब समझ गई थी। ऐसे ही रोज की धमकियां भी चल रही थी। कुछ दिन बाद करवा चौथ का दिन आता है। लज्जो अपने पति के लिए व्रत रखती है। करवा माता,
मैं आज अपने पति की सेहत और उनकी लंबी आयु के लिए ये व्रत रख रही हूँ। आप बस मेरे पति को हमेशा सही सलामत रखिएगा। लज्जो भूखी प्यासी अपने पति के लिए व्रत रखती है। रात हो जाती है, लेकिन अब तक रमेश घर नहीं आया था। लज्जो को अब अपने पति की चिंता होने लगती है। इतनी रात तो इन्हें कभी नहीं हुई, फिर आज अचानक इतनी देर कैसे? हे भगवान, ये जहाँ भी हो सही सलामत हो बस। लज्जो परेशान घर में ही बैठी होती है। तभी लज्जो की सहेली भागते हुए आती है। लज्जो, अरे मुन्नी, तू इतना भागते हुए क्यों आ रही है? सब ठीक तो है ना? लज्जो, रमेश को वो ठेकेदार लोग पकड़ ले गए। गांव के पुराने बाग के पास बांध के रखा है। क्या? लज्जो ये खबर सुनकर तुरंत लाठी उठाती है और हिम्मत के साथ बाग की तरफ जाने लगती है। रात का अंधेरा, पुराना बाग बिल्कुल सन्नाटे से घिरा हुआ और वहाँ एक बहू का बदला। लज्जो आगे बढ़ती है तो बाग में सारे गुंडे रमेश को मार रहे होते हैं। आज इसकी अकल ठिकाने लगा देते हैं। ज़मीन तो हमारी ही होगी। बस इसने ये गलती कर दी कि अपनी ज़िद की वजह से हमें परेशान किया। इसका तो अब इसे हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। हिसाब क्या, अब तो हम इसे पाई पाई का मोहताज कर देंगे। हमने इसे बहुत प्यार से समझाया था कि हमें वो ज़मीन चाहिए, लेकिन इसे लगा कि ये हमसे लड़ सकता है। बोल अब क्यों शांत खड़ा है? मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। एक बार बस तेरी अक्ल ठिकाने लगाने दे, फिर हम छोड़ देंगे। गांव वालों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि हमसे बहस करने का क्या नतीजा हो सकता है। इसके साथ ऐसा सलूक होगा तभी तो अब कोई भी हमारे आगे आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। लज्जो का गुस्सा सातवें आसमान पर। लज्जो ने चुपके से एक पत्थर उठाया और लाला के सिर पे दे मारा। मेरा सर! कौन है वहाँ? जब तक कोई पीछे देखता, लज्जो ने लाठी उठाई और सबको एक एक करके मारना शुरू कर दिया। अरे पागल हो गई हो क्या? तुम क्यों मार रही हो हमें? मेरे पति को हाथ लगाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खुद को क्या समझते हो? तुम लोग मेरे पति की अकल ठिकाने लगाओगे? रुको, अभी मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। लज्जो काफी जोर जोर से मार रही होती है। उन लोगों की आवाज गांव के लोगों को सुनाई देने लगती है। गांव वाले जुटकर अब बाग में आ जाते हैं और ये सब देखने लगते हैं। सही किया, मारो इसे। एक तो खुद को पता नहीं क्या समझते हैं ये लोग। अरे हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। अब क्या हमारी जान लेकर ही मानोगी? तुम्हारा पति ठीक है, मरा नहीं है। जाओ अपने पति को संभालो ना। वो तो सही समय पे मैं आ गई, वरना तुम लोग तो मेरे पति को मारना ही चाहते थे। और मेरे पति का ये जो हाल हुआ है ना, तुम लोगों की वजह से ही हुआ है। तो मैं अब तुम सबको इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाली हूँ। लज्जो उन लोगों को मार रही होती है। ये सब कुछ गांव के सरपंच जी भी देखते हैं। पूरे मामले को सरपंच जी अच्छे से समझते हैं और उन गुंडों को पकड़ा जाता है। लज्जो बस करो। सरपंच जी, आप नहीं जानते, अगर मैं यहाँ नहीं आती या मुझे आने में ज़रा भी देर हो जाती तो ये लोग पता नहीं क्या करते मेरे पति के साथ। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और तुम्हारा गुस्सा भी जायज़ है। अब तक इनके खिलाफ मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था। इनकी शिकायत भी बहुत मिली है और तुम लोग ये मत सोचो कि कुछ भी करके बच जाओगे। मैं इस गांव का सरपंच होने के नाते तुम सबको गांव से निकाल रहा हूँ। सरपंच उन गुंडों को गांव से निकाल देते हैं। कुछ देर में चांद निकलता है और सच की रोशनी भी। लज्जो अपने पति को उठाती है और सहारा देती है। लज्जो, तुमने तो आज मुझे दोबारा जीवन दे दिया है। तुम मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी रक्षा करता भी हो। लज्जो अपनी चुन्नी उठाती है और चांद को देखकर रमेश का चेहरा देखती है। चांद तो आसमान में है, पर मेरे जीवन का उजाला तो आप हो। व्रत रखा मैंने था, पर सांस आप हो। लज्जो अपने पति के साथ करवा चौथ का व्रत पूरा करती है। मॉरल: प्रेम सिर्फ सजने संवरने में नहीं होता, हिम्मत और साहस में भी छुपा होता है। जब एक औरत अपने पति के लिए खड़ी होती है तो वो सिर्फ पत्नी नहीं, एक शक्ति का रूप बन जाती है। अरे नैना, ये दाल में इतना नमक किसने डाला? कोई ढंग से काम करना आता भी है कि नहीं? अम्मा, हर चीज में मेरी गलती नहीं होती। सुबह से खट रही हूँ और आपको बस ताने मारने हैं। ताने नहीं, सच्चाई कह रही हूँ। घर चलाना इतना आसान नहीं होता। बहू होकर तुझे बस सजने संवरने की पड़ी है और आपको तो बस मुझे नीचा दिखाने का ही शौक है। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक।
तभी घर में बिजली का बिल और कर्ज का नोटिस आ जाता है। अरे अम्मा, ये 5,000 का बिल कहाँ से भरेंगे? ऊपर से राशन का उधार भी बाकी है। बेटा, अब तो लगता है हमें घर गिरवी रखना पड़ेगा। अम्मा, क्यों ना हम दोनों मिलकर कोई काम शुरू करें? आपने हमेशा कहा है ना कि आपके हाथ की रोटी की खुशबू पूरे मोहल्ले को खींच लाती है, तो क्यों ना ढाबा खोला जाए, मैं और तू एक साथ। ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है। अरे हम दोनों तो 2 मिनट साथ नहीं रह सकते। मजबूरी ही इंसान को बड़ा बना देती है। अम्मा, पैसे की जरूरत है और आपका हुनर तो सब जानते हैं। अच्छा चल ठीक है, पर ढाबे का नाम क्या होगा? खुशियों की थाली, क्योंकि यहाँ हर प्लेट में सिर्फ खाना नहीं, खुशियाँ भी परोसी जाएंगी। दोनों सास बहू ढाबा खोलने की तय कर लेती हैं। सुबह सुबह सड़क किनारे एक छोटा सा लकड़ी का ढाबा, लाल पीली पेंटिंग से लिखा है खुशियों की थाली। पास ही एक चूल्हा जल रहा है। शांति देवी बेलन से रोटियां बेल रही है। नैना काउंटर सजाते हुए ग्लास और प्लेट रख रही है। अम्मा देखो, पहली बार हमारे नाम वाली तख्ती लगी है। कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा तो है, लेकिन ये सब तामझाम काम से नहीं, खाने से चलेगा। अम्मा, आप बस रोटियां गोल बनाइए, मैं ग्राहक गोल गोल घुमा के बुला ही लूंगी। दोनों काम करने लगते हैं। तभी एक गरीब रिक्शे वाला हाथ में अपनी छोटी बेटी को उठाए हुए ढाबे के सामने रुकता है। बहन जी, थाली कितने की है? सिर्फ 20 रुपए। अगर ज्यादा भूख लगी है तो भी चिंता मत करिए, हम खुशियां बांटते हैं, हिसाब बाद में देख लेंगे। मेरे पास तो अभी सिर्फ 10 रुपए हैं। बच्ची 2 दिन से भरपेट नहीं खाई। बिटिया, पेट भरकर खाओ, यहाँ से कोई भूखा नहीं जाएगा। पैसे की बात मत करो। देखा अम्मा, आपने सच में खुशियां परोसी, इसी वजह से तो नाम रखा है आपने खुशियों की थाली। सच कहे तो दिल को सुकून मिल रहा है। शायद बहू की बात में दम है। पास खड़े 2-3 लोग भी ये देखकर ढाबे में आ जाते हैं। माँ जी, हमारे लिए भी वही थाली लगाइए। हाँ, अब से हमारी रोज की चाय रोटी यहीं होगी। ढाबे में भीड़ बढ़ने लगती है। नैना और शांति देवी पहली बार बिना तकरार के एक साथ काम करती हैं। अम्मा, आज से हमारा नया सफर शुरू होता है। हाँ बहू, और लग रहा है इस सफर में झगड़े कम और खुशियां ज्यादा होंगी। इसी तरह अब दिन निकलते जाते हैं। दोनों सास बहू का ढाबा चलने लगता है। कुछ दिन बाद ढाबे पर भीड़ लगी होती है। लोग लाइन में खड़े हैं। कोई दाल रोटी खा रहा है तो कोई लस्सी पी रहा है। नैना ऑर्डर ले रही है और शांति देवी रोटियां सेक रही हैं। माँ जी, आपकी रोटियों का स्वाद तो घर की याद दिला देता है। तभी एक बुजुर्ग महिला फटे कपड़ों में हाथ में दवा की पर्ची लिए ढाबे पर आती है। बिटिया, दवा लेने के बाद पैसे नहीं बचे हैं। पेट में अन्न का दाना नहीं गया 2 दिन से। क्या मुझे भी एक थाली मिल सकती है? माई, यहाँ से कोई भूखा नहीं जाएगा। जब चाहे आकर खाना खा लीजिए। बुजुर्ग महिला की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वहाँ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लग जाते हैं। दोस्तों देखो, ये है खुशियों की थाली वाला ढाबा, जहाँ पैसे से ज़्यादा इंसानियत की कद्र है। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड होता है। लोग कमेंट करते हैं। हैशटैग रोटी और इज्जत ट्रेंड होने लगता है। इसी बीच सड़क से एक काले शीशे वाली गाड़ी रुकती है। अंदर से एमएलए गजेंद्र राणा उतरता है। मेरे लिए यहाँ की बेस्ट थाली लगा दो। ढाबा हमारा है, खुशियों की थाली। यहाँ सबको बराबरी से खाना मिलता है साहब, चाहे वो आम आदमी हो या एमएलए साहब। आप लाइन देख रहे हैं ना, तो आपको भी लाइन में ही लगना पड़ेगा। क्या तू मुझे लाइन में खड़ा करेगी? लगता है बहुत इज्जत चढ़ गई है। देख लेना, इस ढाबे को उखाड़ फेंक दूंगा। हम बस अपना काम कर रहे हैं। खाना आपको भी मिलेगा, पर लाइन में। बाकी लोगों को भी तो भूख लगी होगी। मैं अब भी मौका दे रहा हूँ अपनी गलती सुधारने का। लाइन पीछे से शुरू है। मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ, पर याद रखना, इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा मैं। गजेंद्र राणा गुस्से में चला जाता है। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता है। एक सुबह ढाबे पर हमेशा की तरह भीड़ लगती है। शांति देवी चूल्हे पर रोटियां सेक रही है और नैना सबको खाना परोस रही है। तभी 2-3 आदमी कोट पैंट पहने आते हैं। उनके हाथ में फाइलें हैं। कौन मालिक है इस ढाबे का? जी, हम लोग हैं। कोई परेशानी? आपके पास फूड लाइसेंस है? सेफ्टी सर्टिफिकेट है? बिना परमिशन ढाबा चला रहे हैं, नोटिस दी जाती है आपको। 7 दिन में बंद कीजिए, वरना जब्त कर लेंगे हम सब कुछ। अरे बहू, अब क्या होगा? इतना बड़ा नोटिस?
हम कहाँ से लाइसेंस लाएंगे? उसमें तो काफ़ी समय लगता है। अम्मा, हो ना हो ये सब एमएलए की चाल है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। देखना, सच्चाई जीतती है। नैना अपनी सास के साथ मिलकर अब ढाबे का लाइसेंस बनवाने में लग जाती है। अभी ये बात खत्म भी नहीं होती कि दो पुलिस वाले ढाबे पर आते हैं। सुना है यहाँ भीड़ इकट्ठी होती है, ट्रैफिक ब्लॉक होता है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो धारा 144 लगा देंगे। फिलहाल के लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। अरे हम कहाँ से पैसे लाएंगे? वो सब हम नहीं जानते। कानून तो कानून होता है, सबके लिए एक बराबर। लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। लगता है एमएलए साहब सच में ढाबा बंद करवा देंगे। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ भीड़ पेट भरने के लिए आती है, दंगा करने नहीं। अगर गरीबों का खाना रोकना ही आपका काम है तो कीजिए, लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। इसी बीच टीवी मीडिया की वैन आकर रुकती है। रिपोर्टर माइक लेकर आता है। दोस्तों, आपके सामने है खुशियों की थाली ढाबा, लेकिन यहाँ साफ सफाई का नामो निशान नहीं। यही खाना क्या आप खा सकते हैं? बहू, देख तो सही, अब तो हमें बदनाम भी किया जा रहा है। अम्मा, ये सब नाटक है। एमएलए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमें अपने लोगों पर भरोसा रखना होगा। पास खड़ा एक लड़का ग्राहक मोबाइल निकाल कर लाइव करता है। दोस्तों देखिए, ये वही ढाबा है जहाँ किसी गरीब को कभी भूखा नहीं लौटाया गया। एमएलए चाह कर भी इंसानियत को बंद नहीं कर सकता। हैशटैग रोटी और इज्जत ट्रेंड बनाइए। हाँ, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, पर फिर भी बार बार इन्हें परेशान किया जा रहा है। बिना बात के इनका नाम बदनाम किया जा रहा है। किसी की मदद करने की ये सजा? लोग वीडियो शेयर करने लगते हैं। नैना और शांति देवी थोड़ी हिम्मत पाती हैं। बहू, तू सच कहती थी, जब औरतें सच के लिए खड़ी हो जाएं तो किसी की ताकत टिकती नहीं। शाम का वक्त, ढाबा अभी भी खुला है, लेकिन माहौल तनावपूर्वक है। ग्राहक जरा कम आ रहे हैं। शांति देवी थकी टूटी बैठी है और नैना मोबाइल पर स्क्रॉल कर रही है। अचानक से उसकी आंखें चमक उठती हैं। अम्मा देखो, सोशल मीडिया पर हमारा वीडियो वायरल हो गया। पूरे देश में लोग लिख रहे हैं, हैशटैग रोटी और इज्जत। सच कह रही है, हमें कौन जानेगा। देखो, ये दिल्ली से कोई लिख रहा है, ऐसे ढाबों की वजह से ही इंसानियत जिंदा है। और ये देखो, मुंबई का कोई कह रहा है, एमएलए जैसे नेताओं को सबक सिखाना होगा। हम मोहल्ले वाले आपके साथ हैं। एमएलए चाहे जो करे, ये ढाबा बंद नहीं होगा। हम आपके लिए धरना देंगे। हमने शहर के कॉलेज ग्रुप्स को भी बुलाया है, सब आएंगे आपके सपोर्ट में। दूसरी ओर एमएलए गजेंद्र राणा अपने बंगले में गुस्से की चहलकदमी कर रहा है। टीवी पर न्यूज चल रही है, हैशटैग रोटी और इज्जत बना राष्ट्रीय मुद्दा। आम जनता सास बहू के ढाबे के समर्थन में। ये सब मेरे खिलाफ कैसे हो रहा है? मैं एमएलए हूँ, मेरी ताकत को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग आपको गरीबों का दुश्मन कह रहे हैं। अगले चुनाव पर असर पड़ सकता है। चुप, ये सब बहु बुढ़िया की चाल है। मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। माहौल बहुत खराब है। लोग आपके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली से भी हाई कमांड फोन कर चुका है, बोला है कि मामला शांत करो वरना टिकट कट जाएगा। क्या ये दो औरतें मेरी राजनीति खत्म कर देंगी? अब एक ही रास्ता है, झुक जाइए वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। खुशियों की थाली ढाबा। ढाबे के बाहर बड़ी भीड़, मीडिया और गांव वाले जमा होते हैं। शांति देवी और नैना लोगों को खाना परोस रही होती है। अचानक काले शीशे वाली एक गाड़ी आती है। गजेंद्र राणा उतरता है। रोटी और इज्जत जिंदाबाद, सास बहू जिंदाबाद। भाइयों बहनों, मुझसे गलती हो गई। मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। मैं आज आप सबके सामने माफ़ी मांगने आया हूँ। एमएलए साहब, माफी जुबान से नहीं काम से साबित होती है। अगर सच में पछतावा है तो ढाबे की इज्जत लौटाइए। एमएलए हेल्थ डिपार्टमेंट की लाइसेंस मंजूरी और पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबके सामने शांति देवी के हाथ में देता है। अब ये ढाबा पूरी तरह कानूनी है और मैं वादा करता हूँ कि अब किसी गरीब की रोटी पर कोई हाथ नहीं डालेगा। अरे बहू, तूने साबित कर दिया, जब औरतें एक हो जाए तो कोई ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। अम्मा, ये जीत हमारी नहीं, हर उस इंसान की है जिसने इंसानियत का साथ दिया। खुशियों की थाली, जहाँ पेट भी भरता है और दिल भी, दोनों सास बहू की जीत होती है और एमएलए को मुंह की खानी पड़ती है। मॉरल, जब औरतें एक हो जाएं तो ना कुर्सी का डर रहता है और ना ही ताकत का गुरूर। खुशियां बांटने वाले कभी हारते नहीं।